वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे प्राचीन इतिहास के नवीनतम मॉडल पेपर के बारे में, जो 2024, 25, 26, 27, 28 इन सभी की परीक्षाओं के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। बहुत ही बारीकी के साथ और बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को मैंने इसमें रखा है। ये प्रश्न अति लघुत्तरीय, लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय टाइप के हैं। अच्छा, इस प्रश्न में जो प्रश्न होगा उसका उत्तर भी नीचे आपको लिखित रूप में मिलेगा, यानी कि प्रश्न और उत्तर की श्रृंखला चलेगी, जिसमें अति लघुत्तरीय, लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय तीनों टाइप के क्वेश्चंस होंगे। अब की बार सभी विश्वविद्यालयों की परीक्षाएं या अधिकतर विश्वविद्यालयों की परीक्षाएं जो होंगी, लगभग 80% ऐसे यूनिवर्सिटीज़ हैं जो नई शिक्षा नीति के अकॉर्डिंग पेपर करवा रहे हैं। उनकी परीक्षाएं जो विषम सेमेस्टर की होती हैं वो लिखित होती हैं, मतलब कि फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर की परीक्षाएं लिखित होती हैं। मतलब अति लघुत्तरीय, लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय प्रश्न आते हैं, जिसमें आपको कॉपी पे मतलब कॉपी भी मिलती है, आपको लिखना पड़ता है। इससे पहले आप लोग जब पेपर दे रहे थे कई विश्वविद्यालयों में, जैसे दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में हमेशा ऑब्जेक्टिव ही पूछा गया, राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी अलीगढ़ में हमेशा ऑब्जेक्टिव ही पूछा गया, मां शाकुंभरी में ऑब्जेक्टिव ही आया। इसके अलावा आप देखते हैं कि और भी कुछ विश्वविद्यालय जिनमें ऑब्जेक्टिव ही क्वेश्चन आते थे। हालांकि सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी, कपिलवस्तु और कानपुर छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी, ये परीक्षाएं ऐसी थीं जो पहले से ही एक प्रकार से जो है ऑब्जेक्टिव और लिखित दोनों का तालमेल बैठा करके चलती थी। लेकिन कुछ परीक्षाएं ऐसी थीं, जैसे कि आप देखते हैं एक परीक्षा है जैसे मतलब कि जननायक चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय, वो भी लिखित परीक्षा करवाता है हमेशा। ऐसे ही डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय परीक्षा हमेशा लिखित की करवाता है, मतलब करवाता आया है। तो इस तरीके से आप लोगों ने देखा, जो माइनर का पेपर होता है वो सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी में और राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय में वो ऑब्जेक्टिव होता है, और भी कई विश्वविद्यालय में ऑब्जेक्टिव पैटर्न है। बाकी जो को करिकुलर कोर्स होता है उसकी परीक्षा ऑब्जेक्टिव होती है। तो सभी की तैयारी शुक्ला स्टडी पॉइंट पर आपको करवाई जाती है, तो बिल्कुल आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप आ गए हैं हमारे चैनल पर तो आप एकदम से निश्चिंत हो जाएं, कोई टेंशन नहीं है। हर एक सब्जेक्ट की तैयारी, हर एक सब्जेक्ट में जो जो प्रश्न इंपॉर्टेंट होते हैं उन प्रश्नों पर चर्चा करने के साथ साथ चैप्टर वाइज लेक्चर्स भी शुक्ला स्टडी पॉइंट के द्वारा कवर किया जाता है। यानी संपूर्ण सिलेबस को ध्यान में रख करके महासंग्राम, मैराथन क्लास, रिवीजन क्लास ये भी दी जाती हैं। ठीक है, तो प्राचीन इतिहास के नवीनतम मॉडल पेपर के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, जो नवंबर दिसंबर में परीक्षाएं आपकी होने वाली हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ में जनवरी तक भी परीक्षाएं होंगी। तो बीए थर्ड सेमेस्टर का जो मॉडल पेपर है उसके बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अगर आप बीए के थर्ड सेमेस्टर में हैं, प्राचीन इतिहास आपका सब्जेक्ट है, तो आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करने का प्रयास करेंगे। ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। अगर बात की जाए बीए थर्ड सेमेस्टर में प्राचीन इतिहास में आपको पढ़ना क्या है, तो प्राचीन इतिहास में आपको उत्तर भारत का राजनीतिक इतिहास यानी पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया के बारे में समझना है। 647 ईस्वी से लेकर के 647 ईस्वी से लेकर के 1200 ईस्वी तक का जो समय काल है, इसके बारे में आपको जानना है। प्राचीन इतिहास समझना है, पॉलिटिकल हिस्ट्री समझनी है, और कहाँ की, उत्तर भारत की, यानी कि जो उत्तर भारत में, दक्षिण भारत की नहीं, दक्षिण भारत की इसके बाद में पढ़ना पड़ेगा। उत्तर भारत की जो राजनीतिक स्थिति रही है, खास करके हर्षवर्धन का एक प्रकार से, या वर्धन साम्राज्य या जिसको पुष्यभूति वंश कहते हैं, उसका पतन होता है, और वहीं से एक प्रकार से आप देखते हैं हिंदू जो सत्ता होती है वो डैमेज होना शुरू हो जाती है। तो वहीं से एक प्रकार से हमको पढ़ना है, और यहाँ तक मोहम्मद गौरी के आ जाने तक हमको पढ़ना है। चूँकि 1206 ईस्वी का समय वह काल है जहाँ पर दिल्ली सल्तनत की स्थापना होती है, तो यहाँ से फिर मध्यकाल की शुरुआत भी हो जाती है। ठीक है, मध्यकाल की शुरुआत हो जाती है। तो एक प्रकार से कहीं ना कहीं पे 1200 तक के इतिहास के बारे में ही आपको पढ़ना है प्राचीन इतिहास में। ठीक है, अब यहाँ पर आपको 647 ईस्वी में आप देखते हैं कि पुष्यभूति वंश एक प्रकार से अपने खात्मे की ओर होता है। इसके बाद में बहुत सारे डायनेस्टी आती हैं, उन डायनेस्टी के बारे में बहुत सारे वंश आते हैं, उन वंश के बारे में हमको जानना है। 647 से लेकर के 1200 ईस्वी तक का जो एक प्रकार से इतिहास है उत्तर भारत का, इसी को हमको बेसिकली समझना है। ठीक है, तो ये आपका सिलेबस है। सिलेबस डिस्कशन ऑलरेडी मैंने पहले ही कर रखा है। अब आइए जानने का प्रयास करते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो अति लघुत्तरीय में मैंने रखे हैं, जो कि पिछले 2 वर्षों से कई विश्वविद्यालयों की परीक्षाओं में पूछे गए हैं, और अब की बार जिनकी पूछे जाने की संभावना आपकी परीक्षा में बहुत ज़्यादा है। आप किसी भी यूनिवर्सिटी के किसी भी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, कोई चिंता करने की आपको आवश्यकता नहीं है। देखिए, पहला प्रश्न, महमूद गजनबी ये कौन था भाई? ऐसे लिख करके आपको अति लघुत्तरीय में प्रश्न देगा, महमूद गजनबी लिख करके छोड़ देगा। अब महमूद गजनबी के बारे में आपको 50 शब्दों में लिखना होता है। बेसिकली मैं आपको थोड़ा पैटर्न समझाऊं पेपर का, तो 10 अति लघुत्तरीय प्रश्न आपको करने होते हैं, अति लघुत्तरीय। ठीक है, 10 अति लघु
और एक प्रकार से आपको 8 दीर्घ मतलब 8 लघु उत्तरीय दिए जाते हैं, जिनमें से आपको 4 दीर्घ उत्तरीय मतलब 4 लघु उत्तरीय करने होते हैं। लघु उत्तरीय को आपको 150 शब्दों में या 200 शब्दों में लिखना होता है। अति लघु उत्तरीय को आपको 50 शब्दों में लिखना होता है। और जो तीसरा टाइप का क्वेश्चन होता है दीर्घ उत्तरीय, इनकी संख्या 4 होती है, करना आपको केवल 2 या किसी किसी विश्वविद्यालय में 1 ही होता है। उत्तर लिखना होता है 450 या 500 शब्दों में, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। इस तरीके से आप ये पेपर पैटर्न होता है। तो कुछ इसी पैटर्न के अकॉर्डिंग हमने प्रश्नों को रखा है। अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय टाइप के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन्हीं को रखा है, ठीक है। चले, तो महमूद गजनबी के बारे में से लिख करके छोड़ देगा, यानी 50 शब्दों में आपको महमूद गजनबी के बारे में लिखना है। अब क्या लिखेंगे देखें। महमूद गजनबी एक आक्रमणकारी था। आक्रमणकारी मतलब कि वो भारत पर एक प्रकार से 17 से अधिक बार आक्रमण कर चुका, यानी ऐसा व्यक्ति था जिसने एक प्रकार से लगातार भारत में आक्रमण किया। और आक्रमण करने का उद्देश्य इसकी राज्य सत्ता को हथियाना नहीं था। इसके आक्रमण का उद्देश्य होता था धन, और एक प्रकार से जो धन और संपदा है यहाँ की भारत की, उसको लूट करके वो अपने देश में ले जाए। इसी उद्देश्य से ये बार बार आक्रमण करता था। उसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। उसके आक्रमण का प्रमुख उद्देश्य था भारत की धन संपत्ति को लूटना। वह धन का बहुत बड़ा लालची था। कौन? महमूद गजनबी जो था, ये धन का बहुत बड़ा लालची था। उसके आक्रमणों में 1025 ईस्वी का सोमनाथ पर आक्रमण बहुत महत्वपूर्ण था। यानी जो सोमनाथ मंदिर पर जो आक्रमण हुआ था 1025 ईस्वी में, सोमनाथ मंदिर, सोमनाथ भगवान शंकर का मंदिर, तो वहाँ पर जो आक्रमण हुआ था 1025 ईस्वी में, वो सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण इसका था। इस आक्रमण में हिंदुओं की पराजय होती है। हिंदुओं की एक प्रकार से जो मंदिर है सोमनाथ, उससे बहुत ज़्यादा संपत्ति सोमनाथ मंदिर में थी, सोने का मंदिर था। और आप देखते हैं कि इस मंदिर में एक प्रकार से बहुत सारी धन मता, सोना चांदी सब थी, मूर्तियाँ थीं। सभी को एक प्रकार से मंदिर से अपार संपत्ति इसके हाथ लगी। और कहा जाता है कि 200 से अधिक ऊँट जो थे वो सोने चांदी के वजन से कराहते हुए गजनबी पहुंचे थे। यानी कि ऊँट जो थे एक प्रकार से, चूंकि वो रेगिस्तान के इलाकों से निकलना होता था, ठीक है, तो ये लोग ऊँट से आते थे, तो ऊँट पर एक प्रकार से जो सोना चांदी था उसको लाद देते थे। अब 200 से अधिक ऊँटों पर सोना चांदी या धनमता लादा, और ऊँट जो थे वो कराहते हुए एक प्रकार से गजनबी पहुँचे थे या गजनी पहुँचे थे। जो गजनबी जो शहर है उसका, ठीक है, जहाँ मोहम्मद गजनबी था वहाँ पहुँचे ऊँट कराहते हुए। आप सोचो कि कितना सोना चांदी यहाँ से वो लूट करके ले गया। यानी कि ये था मोहम्मद गजनबी, महमूद गजनबी या मोहम्मद गजनबी, कुछ भी आप बोले, आपके समझ में आ गया होगा कि ये था कौन, ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये था महमूद गजनबी। ऐसे प्रश्न आपसे पूछेगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, गोविंद चंद्र गाहड़वाल, ये कौन थे भाई? दूसरा क्वेश्चन देखें, गोविंद चंद्र गाहड़वाल, इनके बारे में समझे। देखिए, चंद्रदेव के बाद, चंद्रदेव एक राजा थे, चंद्रदेव के बाद में गोविंद चंद्र, इनके पुत्र गोविंद चंद्र गाहड़वाल जो हैं, ये वंश मतलब गाहड़वाल वंश के शासक थे बेसिकली, गोविंद चंद्र गाहड़वाल, इसीलिए इनके नाम के पीछे गाहड़वाल शब्द लगता है। चंद्रदेव के बाद में गोविंद चंद्र ही गद्दी पर बैठे, ठीक है, गाहड़वाल वंश के। बड़ा ही प्रतापी शासक थे ये गोविंद चंद्र गाहड़वाल। युवराज के रूप में उसने तुर्कों के आक्रमण को विफल किया। यानी तुर्क जो थे, जो तुर्क आक्रमण कर रहे थे भारत पर, उन तुर्क आक्रमणों को एक प्रकार से गोविंद चंद्र गाहड़वाल जब युवराज ही थे, यानी राजा नहीं बने थे, तभी ही एक प्रकार से युवराज रहते हुए इन्होंने तुर्कों के आक्रमण को विफल कर दिया था। पूर्व में उसने पालों की कमजोरी का लाभ उठा करके, पाल मतलब जो पाल, पूर्व में चूँकि पाल वंश का शासन था, पाल डायनेस्टी थी, पाल में जैसे देवपाल, गोपाल या ऐसे और कई शासक हुए हैं जो कि प्रतापी रहे हैं। तो पाल वंश की जो एक प्रकार से कमजोरी थी उसका लाभ उठाया किसने? गोविंद चंद्र गाहड़वाल ने। और मगध जो इलाका था उसके पश्चिमी भाग पर अधिकार भी कर लिया। पटना और मुंगेर अब उसके राज्य के अंग बन चुके थे। यानी पटना और मुंगेर को, जो कि बिहार में पड़ते हैं, इनको भी एक प्रकार से अपने राज्य में मिला लिया था। किसने? गोविंद चंद्र गाहड़वाल ने। उसकी विजय पताका गोविंद चंद्र गाहड़वाल की दक्षिणी मालवा का जो पठार है दक्षिण में भारत में, वहाँ तक एक प्रकार से फैला हुआ था। वह स्वयं दानी विद्वान था, दानी भी था और विद्वान भी था। यानी कि वो दान लेता था, मतलब दान देता था खूब ज़्यादा, और विद्वान भी था, विद्वानों का संरक्षक भी था। विद्वानों का बहुत आदर भी किया करता था। इसके दरबार में कई सारे विद्वान भी रहा करते थे। बस इतना आपको लिख देना गोविंद चंद्र गाहड़वाल के बारे में, काम हो जाएगा। आपको 50 शब्द में हो गया। अति लघु उत्तरीय का अगला क्वेश्चन देखें। तीसरा क्वेश्चन आपसे कुछ इस तरीके से पूछा जा सकता है परीक्षा में, लालित्यादित्य मुक्तापीठ, ऐसे लिख करके छोड़ देगा। लालित्यादित्य मुक्तापीठ, ललितादित्य या ललित आदित्य मुक्तापीठ, ये कश्मीर का शासक था और बड़ा ही प्रतापी शासक है ललितादित्य मुक्तापीठ, ठीक है।
कश्मीर में था उस समय कौन सा वंश? कारकोट वंश। कारकोट वंश के सबसे प्रतापी शासकों में अगर किसी शासक का नाम लिया जाता है तो ललित आदित्य मुक्तापीठ का नाम लिया जाता है। हर्षवर्धन के समकालीन ही कहीं ना कहीं पे ये थे, ठीक है। तो कश्मीर के कारकोट वंश के सबसे प्रतापी शासक ललित आदित्य मुक्तापीठ था। बड़ा ही प्रतापी और विजयी राजा हुआ ये। उसकी सैनिक उपलब्धियों का वर्णन राजतरंगड़ी में मिलता है। राजतरंगड़ी जो कि किसने लिखा है? कल्हड़ नाम के एक विद्वान थे, कश्मीरी विद्वान है कल्हड़, उन्हीं की रचना है राजतरंगड़ी। राजतरंगड़ी नाम की एक रचना है जो कि इतिहास के बारे में फैक्चुअल जानकारी या एक प्रकार से एक तथ्यात्मक जानकारी प्रस्तुत करने में जो है सक्षम साहित्यिक स्रोत के रूप में कश्मीर की रचना या कश्मीर के लेखक कल्हड़ की राजतरंगड़ी बड़ी फेमस है। यानी कल्हड़ की राजतरंगड़ी बेसिकली अगर देखें 647 ईस्वी से लेकर के 1200 तक के इतिहास ही नहीं बल्कि और भी इतिहास के बारे में अच्छी जानकारी देने में समर्थ है, ठीक है। इसीलिए साहित्यिक स्रोतों की जब आप बात करते हैं तो उन साहित्यिक स्रोतों में कल्हड़ की राजतरंगड़ी को रखा जाना एक प्रकार से स्वाभाविक सी बात हो जाती है, क्योंकि इन्होंने ऐतिहासिक दृष्टिकोण को ध्यान में रख करके या ऐतिहासिक फैक्ट को एक प्रकार से ध्यान में रख करके अपनी पुस्तक लिखी है। तो कल्हड़ चूँकि ये ललितादित्य मुक्तापीठ ये भी कश्मीर के एक प्रकार से शासक थे और कश्मीर के लेखक भी थे, तो जाहिर सी बात है ललितादित्य मुक्तापीठ के बारे में सारी जानकारी इनकी रचना राजतरंगड़ी में मिलेगी। और ललितादित्य मुक्तापीठ ने पंजाब तथा कन्नौज पर भी आक्रमण किया। कन्नौज के नरेश उस समय थे यशोवर्मन, ठीक है। ये यशोवर्मन या यशोवर्मा उस समय कन्नौज पर शासन कर रहे थे और पश्चिमी भाग पर कब्जा कर लिया। किसके? यशोवर्मन के शासन पर, यानी कन्नौज के दक्षिणी भाग पर पश्चिमी भाग पर कब्जा कर लिया किसने? ललितादित्य मुक्तापीठ ने। वह मात्र विजेता ही नहीं था ललितादित्य मुक्तापीठ, बल्कि कला और साहित्य का बहुत बड़ा संरक्षक था। यानी कला यानी आर्ट और लिटरेचर यानी कला और साहित्य दोनों का संरक्षक था, विद्वानों का संरक्षक था। वह बौद्ध और हिंदू धर्म में आस्था रखता था, यानी कि बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म दोनों में एक प्रकार से बराबर आस्था रखता था, दोनों धर्मों को सामान्य मान्यता देता था। ये था ललित आदित्य मुक्तापीठ। हालांकि ललित आदित्य मुक्तापीठ के बारे में मात्र इतने शब्दों में इसके अगर उपलब्धियों को हम बयां करें तो हमसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं होगा। लेकिन अब क्वेश्चंस आ चुका है 50 शब्दों वाला अति लघु उत्तरीय है, इसीलिए ऐसे में हम इतने में ही चीज़ों को समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो ये ना सोचे कि इनके बारे में और जानकारी गुरुदेव नहीं बताए हैं, इनके बारे में और भी जानकारी है। हम दीर्घ उत्तरीय में भी इनके बारे में प्रश्न रखेंगे तो और भी मॉडल पेपर मैं देने का प्रयास करूंगा, ठीक है। तो परेशान ना हो उसके लिए, मॉडल पेपर आपको लगातार मिलते रहेंगे हर एक सब्जेक्ट के, और ऐसे ही आप हमारे साथ जुड़े रहें बस। क्लियर? आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन से चौथा नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन आ चुका है। चौथा नंबर क्वेश्चन से अति लघु उत्तरीय का देखिए, चाहमानों का मूल स्थान कहाँ था? चाहमान या चौहान वंश जो है उसी को चाहमान बोलते हैं या चौहान। साहित्यिक और अभिलेखिक साहित्यिक स्रोत क्या होते हैं? ऐसे स्रोत जो कि पुस्तकों में लिखे हुए ज्ञान हैं। तमाम प्रकार के विद्वानों ने कई प्रकार की पुस्तकें लिखी हैं, उन पुस्तकों में जो लिखा हुआ जानकारी है उसके द्वारा हमको किसी राजा के बारे में अगर जानकारी मिलती है तो वह साहित्यिक स्रोत कहा जाता है। लेकिन जब एक प्रकार से अभिलेख मतलब क्या होता है? कभी कभी राजा जो होते थे वो पत्थरों पर या अभिलेखों में कुछ लिखवा देते थे अपनी कीर्ति के बारे में, अपने स्तंभ के बारे में, मतलब स्तंभ लेख या जो है तमाम प्रकार के और भी वो चीज़ें राजा लोग क्या करते ताकि आने वाली जो पीढ़ी है या जनता है उनके बारे में जाने और उनसे एक प्रकार से लगाव रखे और उनको पसंद करे। इसीलिए एक प्रकार से लेख वगैरह खुदवाते थे। तो कुछ राजाओं के से संबंधित तमाम प्रकार के अभिलेख भी मिले हैं, तो उन्हीं को अभिलेखीय साक्ष्य कहा जाता है। तो साहित्यिक और अभिलेखीय दोनों साक्ष्यों के अनुसार चाहमान सापादलक्ष के शासक थे, ठीक है। सापादलक्ष के शासक थे। पृथ्वीराज विजय चूँकि एक रचना है पृथ्वीराज विजय, इनके लेखक हैं जयानक, ठीक है। जयानक नाम के विद्वान हैं, ठीक है। पृथ्वीराज विजय इन्होंने लिखा और जगनिक नाम के विद्वान हैं जिन्होंने पृथ्वीराज रासो लिखा, ठीक है। तो पृथ्वीराज विजय नाम की एक पुस्तक है, उनके प्रथम शासक वासुदेव की राजधानी अनंत देश में बताई जाती है कि इसमें पृथ्वीराज विजय नाम की रचना में एक प्रकार से चाहमान वंश के पहले शासक वासुदेव की राजधानी कहाँ बताई जाती है? अनंत देश, यानी अनंत देश नाम की राजधानी, अनंत देश नाम के स्थान पर राजधानी थी किसकी? वासुदेव की, जो कि पहला शासक था कहाँ का? साहित्य मतलब चाहमान वंश का, ठीक है। जो सांभर के निकट थी। सांभर एक एरिया है, सांभर एक इलाका है जहाँ पर अनंत देश नाम का शहर स्थित है। पुष्कर क्षेत्र उनकी उत्पत्ति का स्थल माना जाता है, यानी पुष्कर क्षेत्र से एक प्रकार से चाहमान वंश के शासकों की उत्पत्ति हुई। सभी तथ्यों के आधार पर कहा जा सकता है कि चाहमान मूलतः शाकंभरी यानी सांभर क्षेत्र में उदित हुए। सांभर क्षेत्र मतलब जो शाकंभरी क्षेत्र है वहाँ पर इनका उदय हुआ। अहिछत्रपुर उनकी पहली राजधानी थी, ऐसा भी कई विद्वानों ने कहा है।
वहाँ से वे पुष्कर और अजमेर की ओर आगे बढ़े और इस तरीके से चाहमानों का एक प्रकार से जो है चीज़ें बढ़ती रहीं। चाहमान वंश के बारे में और भी जानकारी हम लोग देखेंगे, लेकिन फिलहाल इतना ही। आगे देखें, 5वां क्वेश्चन से आती लघु उत्तरीय का प्रश्न है, कन्नौज के आयुध वंश। वैसे तो आयुध का मतलब क्या होता है, शस्त्र अस्त्र भी होता है, लेकिन आयुध एक वंश भी है। तो कन्नौज के आयुध वंश पर संक्षिप्त प्रकाश डालिए। कन्नौज में जो आयुध वंश था उसमें उसके बारे में बताएं। देखिए, यशोवर्मन के पश्चात कन्नौज में आयुध नामांत शासकों का उल्लेख मिलता है। यानी जब यशोवर्मन को एक प्रकार से पराजित कर दिया गया, यशोवर्मन का एक प्रकार से जो था गद्दी थी वो एक प्रकार से ख़त्म हो जाती। कन्नौज के शासक थे चूँकि यशोवर्मन, ठीक है। तो उसके बाद में जो है इसमें आयुध वंश का शासन आता है, जिसमें वज्रायुध और चक्रायुध प्रमुख रूप से ये दो शासक जो हैं बड़े फेमस हैं आयुध वंश के, वज्रायुध और चक्रायुध। वज्रायुध की राजधानी थी कन्नौज। कश्मीर नरेश जयापीड़ का समकालीन वज्रायुध था। इसके पश्चात इंद्रायुध जो है कन्नौज की गद्दी पर बैठता है वज्रायुध के बाद में। उक्त दोनों शासक एक ही वंश के थे, किंतु उनके मध्य संबंधों का कोई निश्चित आधार नहीं है। यानी कि ये वज्रायुध और चक्रायुध कौन थे एक दूसरे के, ये नहीं पता चलता। यानी उनके परस्पर दोनों के बीच में, वज्रायुध और चक्रायुध, इन दोनों के बीच में क्या संबंध था, इस बारे में विद्वान लोग नहीं बता पाते हैं। यानी इस बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती हमको। इंद्रायुध का समय काल जरूर मिलता है 783 ईस्वी से लेकर के 784 ईस्वी में। एक प्रकार से लगभग 2 वर्षों तक शासन इन्होंने किया या 1 वर्षों तक शासन किया, ठीक है, इंद्रायुध। उसके बाद में इंद्रायुध एक प्रकार से बाद में आता है और चक्रायुध जो है पहले आता है, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। वज्रायुध पहले आता है, फिर उसके बाद में इंद्रायुध आता है। क्लियर? वज्रायुध चक्रायुध इस प्रकार से ये शासन करते हैं। तो ये उतना इंपॉर्टेंट है नहीं आयुध वंश, लेकिन आयुध वंश के बारे में अगर पूछा जाए तो ये बताएं कि कन्नौज पर यशोवर्मन के बाद में आयुध वंश का शासन हो, जिसमें इंद्रायुध चक्रायुध ये सब फेमस हैं, वज्रायुध, ठीक है। वज्रयुद्ध को इंद्रायुध भी आप कह सकते हैं। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन से आपका 6ठा नंबर क्वेश्चन से 7वां नंबर, वत्सराज के बारे में बताएं। वत्सराज की अगर बात की जाए तो 793 ईस्वी में अवंती का शासक हुआ। अवंती स्थान है, जगह है। तो अवंती के शासक कौन बने? वत्सराज बने। उसे गुर्जर प्रतिहार वंश की नींव डालने वाला कहा जाता है। किसको? वत्सराज जो है गुर्जर प्रतिहार वंश का आप लोगों ने नाम सुना होगा। तो गुर्जर प्रतिहार वंश की नींव किसने डाली? वत्सराज नाम के विद्वान ने या वत्सराज नाम के राजा ने डाली, ठीक है। उस समय उभरती हुई सत्ताओं से उसने संघर्ष किया, तमाम प्रकार की सत्ताओं से संघर्ष किया, चूँकि जो सभी अपने उफान पर थी, सभी लोग एक प्रकार से उदित हो रही थी। सफलताओं का क्रम अनवरत इसका चलता रहा, लगातार ये जीतता रहा। उसने गौड़ विजय की राष्ट्रकूटों के आक्रमण के समय राजा ध्रुव से पराजित होने के उपरांत, राजा ध्रुव जो थे एक प्रकार से उनसे पराजित हो गया था। ये कौन? वत्सराज। और राजपूताने में जाकर के फिर शरण लेता है। ध्रुव ने वत्सराज के यश के साथ ही उन 2 राजछत्रों को भी छीन लिया जिन्हें उसने गौड़ राज से छीना था। तो गौड़ राज से जो छीना था उसके बाद में उसको छीन लेता है ध्रुव ने वत्सराज से, जो वत्सराज ने गौड़ राज से छीना था उस छत्र को, ठीक है, छीन लेते हैं कौन? फिर से ध्रुव धारावर्ष या ध्रुव के, ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं उन भी चीज़ों को जानने। तो ये कुछ मतलब अति लघु उत्तरीय प्रश्न इसके बारे में समझा हम लोगों ने। अब एक 8 दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चनों को देख लेते हैं। प्रश्नों को ये प्रश्न परीक्षा में खूब पूछा गया है। इससे पहले एक चीज़ और आपको यहाँ पर बता दूँ, अगर आप जो है कोर्स लेना चाहते हैं हमारा कोई भी या PDF नोट, जैसे कि यहाँ पर प्राचीन इतिहास का आप लोग वीडियो देख रहे हैं ये वाला, अब इसका आप सोच रहे हैं कि इसका PDF नोट्स मिल जाता तो हम आराम से पढ़ लेते बैठ करके, ठीक है, या वीडियो ना देखना पड़ता, ऐसे आप सोच रहे हैं। या वीडियो में एक बार देख लें फिर उसके बाद में आप नोट से पढ़ लें परीक्षा के समय में। तो उसके लिए व्यवस्था करी गई है। आप किसी भी सब्जेक्ट, आपका कोई भी सब्जेक्ट हो। अब अच्छा, हालांकि अभी तक लॉन्च किया गया था हिंदी का कोर्स, केवल हिंदी का कोर्स किया था, तो उसमें बहुत सारे बच्चों के हिंदी सब्जेक्ट नहीं थे, तो वो भी एक प्रकार से कोर्स ज्वाइन करना चाहते थे। मेरे पास बहुत ज़्यादा SMS आने शुरू हुए कि सर जो है हमारे लिए कोई व्यवस्था बताएं कि भाई हमारा हिंदी सब्जेक्ट नहीं है। तो आपके लिए भी वही चीज़ है कि वही ग्रुप आपके लिए भी जो है खोल दिया गया है कि आपको करना क्या है, 91 61 93 60 62 इसी पर आपको व्हाट्सएप पर SMS करना है। SMS क्या करेंगे कि सर जी हमको कोर्स लेना है, किसका? BA 3rd सेमेस्टर का, ठीक है, हमको 3rd सेमेस्टर का कोर्स लेना है। अब आपका जो भी सब्जेक्ट होगा आप लिख दीजिएगा। उसके बाद में आपको वहाँ पर एक प्रकार से उस सब्जेक्ट से आपके जो भी सब्जेक्ट होंगे, 3 आपके मेजर सब्जेक्ट हैं, ठीक है, 3 मेजर सब्जेक्ट, एक आपका माइनर सब्जेक्ट होता है, एक माइनर सब्जेक्ट होगा और एक आपका जो है को करिकुलर होगा, ठीक है।
तो इन सभी की एक प्रकार से तैयारी आपकी करवाई जाएगी उस ग्रुप में। यानी कि इसके अलावा आपके लिए बहुत ही सुटेबल कर दिया गया, बहुत ही बारीकी के साथ हर एक चीज़ों को समझाया जाएगा। जैसे आप यहाँ पर प्राचीन इतिहास का लेक्चर देख रहे हैं, मॉडल पेपर देख रहे हैं, तो इसका PDF जो होगा आपको मिलता रहेगा उसी ग्रुप में। PDF पॉलिटिकल साइंस का, हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का या अन्य सब्जेक्ट का, यानी हर एक सब्जेक्ट का आपको वहाँ पर PDF वगैरह मिलता रहेगा। और जो भी वीडियो लेक्चर्स होंगे वो यूट्यूब पर आप वीडियो लेक्चर देखते रहिएगा। बाकी इसकी लिंक या फिर जो कुछ प्राइवेट वीडियो भी होंगी जो आपके लिए होंगी, उनको भी आपको एक प्रकार से वहाँ ग्रुप में मिल जाएंगी। इसके अलावा मात्र आपको करना क्या है, मात्र आपको 100 रुपीज़ जो है एक प्रकार से पे करने होंगे। 100 रुपये में एक प्रकार से पूरा का पूरा आपके हर एक सब्जेक्ट की कोर्स की बात करी गई है। मतलब हर एक सब्जेक्ट की तैयारी वहाँ पर करवाई जाएगी। मतलब ये मान करके चलो कि आपकी परीक्षा में आपसे बेहतर कोई नहीं कर पाएगा, ये बात आप ध्यान रखें। ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर में हमारे साथ जुड़े रहे हैं, अब की बार तो अब डिजिटल बोर्ड भी आ चुका है, तो अब एक प्रकार से और अच्छे तरीके से आपको कंटेंट मुहैया करवाने का प्रयास मैं कर रहा हूँ। तो मात्र 100 रुपये में आपको एक प्रकार से संपूर्ण चीज़ें मिल जाएंगी। तो आपका हिंदी सब्जेक्ट है या पॉलिटिकल साइंस है, जियोग्राफी है, हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, होम साइंस है, एजुकेशन है, ठीक है, या आपका इकोनॉमिक्स या अन्य कोई सब्जेक्ट है। अभी इकोनॉमिक्स की क्लास आप आज कि आज सुबह आप लोगों ने देखी होगी, ठीक है, 9 बजे, चूँकि वो कल ही रात में होने वाली थी क्लास, लेकिन हो नहीं पाई थी। तो इस तरीके से आप लोगों ने ये चीज़ें समझी, ठीक है। इसमें आपको मॉडल पेपर मिलेंगे, महासंग्राम रिवीजन क्लास मिलेगी और भी चीज़ें आपको मिलती रहेंगी लगातार। तो परेशान नहीं होना है, मात्र 100 रुपये में आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो तुरंत SMS करें 9161 93 60 62 पर। आगे चल करके आपको किसी भी सब्जेक्ट से आगे पढ़ना होगा तो यहाँ पर अगर ग्रुप से आप जुड़ जाएंगे तो बहुत ही बेहतर तरीके से आपकी तैयारी होती रहेगी। फटाफट से अभी ज्वाइन करें, चूँकि जितना जल्दी आप करेंगे उतना ही आपका फ़ायदा होगा, जितने लेट करेंगे उतना ही आपका नुकसान होगा। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप एक प्रकार से जल्द एडमिशन लें, अपने सभी दोस्तों को एक प्रकार से इसके बारे में बताएं और एडमिशन सभी लोग ले लीजिए, ताकि एक प्रकार से जब एक प्रकार से आपको चीज़ें मिलें, पढ़ाई जाएं तो आपको तुरंत मिलती रहे, ठीक है। जल्दी से जल्दी आप एडमिशन लेने का प्रयास करें। मात्र 100 रुपये इसीलिए सबसे सस्ती फीस कर दी गई, ताकि कोई दिक्कत आपको ना हो पढ़ने में। PDF भी आपको मिलती रहे, हर एक चीज़ आपको मिलता रहे। आपके डाउट वगैरह जो होते हैं वो भी आपको एक प्रकार से मैं खुद आपके डाउट सेशन लेता हूँ, क्लियर करता हूँ व्हाट्सएप पर। तो बिल्कुल आप टेंशन ना लें उसको लेकर के, ठीक है। अब आइए आगे बढ़ते, तो आप तुरंत SMS करें फटाफट से और तुरंत कोर्स लें, ठीक है। धन्यवाद। चले चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं। अभिलेख तिथि निर्माण में किस प्रकार सहायक होते हैं। अभिलेख मतलब समझ रहे हैं ना, जो लेख एक प्रकार से राजा महाराजाओं के द्वारा लिखवाए गए हैं, वो किस तरीके से इतिहास के तिथि निर्धारण में, तिथि मतलब कि डेट वगैरह फिक्स करने में, किस सन में कौन सी घटना हुई, इसके निर्धारण में अभिलेख किस तरीके की मदद करते हैं। ये प्रश्न पूछा गया और कई बार परीक्षा में प्रश्न आया है, तो दीर्घ उत्तरीय का ये पहला प्रश्न हो सकता है। चले, भारत के तिथि क्रम ज्ञान में अभिलेखों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उनमें तिथियों का उल्लेख 2 प्रकार से मिलता है। कहाँ पर? अभिलेखों में। पहला राज्य वर्ष का उल्लेख तथा दूसरा किसी संवत से संबंधित, ठीक है। यानी कि एक तो राज्य वर्ष का उल्लेख मिलता है और दूसरा संवत, यानी कि किस राजा के समय में जो संवत, शक संवत हो गया, विक्रम संवत हो गया, ऐसे संवतों का पता चलता है। अशोक के धर्म लेखों में अभिषेक के 8वें वर्ष, 26वें वर्ण तथा 27वें वर्ष का उल्लेख मिलता है। 26वें और 27वें वर्ष कर लें, वर्ष का तथा 27वें वर्ष का उल्लेख मिलता है किसके? धर्म अभिलेख में, मतलब इनके अशोक के। इसी प्रकार सातवाहन जो अभिलेख मिले, सातवाहन वंश के जो अभिलेख मिले हैं, तथा जो खारबेल के हाथी गुम्फा अभिलेख मिले हैं, खारबेल जो राजा थे उन्हीं के हाथी गुम्फा अभिलेख जो मिले हैं, उसमें राज्य वर्षों का उल्लेख मिलता है कि राज्य वर्ष एक प्रकार से कब तक रहा। इन तिथियों का किसी संवत विशेष से संबंध नहीं है, ठीक है। प्राचीन भारत में दूसरे प्रकार के अभिलेखों में शासकों की तिथि किसी न किसी संवत से अवश्य संबंधित है, ठीक है। अभिलेखों के अध्ययन से प्रमुख रूप से विक्रम संवत, शक संवत, गुप्त संवत और हर्ष संवत का पता चलता है। यानी 4 प्रकार के संवत प्राचीन काल में आपको मिलेंगे। एक विक्रम संवत, विक्रम संवत तो आप सभी लोग जानते हैं, सन संवत से 57 घड़ विक्रमादित्य, ठीक है। विक्रमादित्य के जन्म से रिलेटेड है, उन्हीं के नाम पर बना है। शक संवत, गुप्त संवत और हर्ष संवत, ये 4 संवत। इनमें से विक्रम संवत, गुप्त संवत तथा हर्ष संवत हर्ष के द्वारा प्रचलित किया गया था, हर्षवर्धन के द्वारा। ईसवी सन के आरंभ से शक संवत का प्रचलन हुआ है। किससे? ईसवी सन से आरंभ, मतलब ईसवी सन के आरंभ से शक संवत का प्रचलन हुआ, जिसका संबंध कुषाण देशों के अभिलेखों से स्थापित होता है। कुषाण काल के जो राजा थे उन्हीं के द्वारा जो अभिलेख खुदवाए गए उनसे प्राप्त होता है। गुप्त लेखों का अध्ययन
यह सिद्ध करता है कि वे लेख गुप्त वंश से संबंधित होंगे। ठीक है, जबकि जो एक प्रकार से जो ये विक्रम संवत है, विक्रम संवत एक प्रकार से गुप्त संवत और हर्ष संवत, ये तीनों हर्ष के द्वारा प्रचलित किया गया था। विक्रम संवत विक्रमादित्य के जन्म से रिलेटेड है, उनसे जन्म से संबंधित है, उनके जन्म को आधार मान करके आगे बढ़ाएगा। जैसे जो सन वाला सिस्टम है आपका, इससे जो ईस्वी सन चलता है, तो ईसा मसीह के जन्म से, ईसा मसीह के जन्म को 0 ईस्वी मान लिया गया, ईसा मसीह के जन्म को 0 ईस्वी मान करके आगे बढ़ा गया, यानी ईसा मसीह का जन्म इसमें हुआ था 0 ईस्वी में। इसके बाद में ईसा मसीह के जन्म को कितने समय हो चुके हैं, 2024 वर्ष हो चुके हैं ईसा मसीह को पैदा हुए, यानी ईसा मसीह का एक प्रकार से अगर देखें तो कितने साल के ईसा मसीह हुए हैं अब तक, 2024 साल के। अब जब हम ईसा पूर्व की बात करते हैं इतिहास में, ईसा पूर्व का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, यानी ईसा मसीह से पहले, यानी -1 -2 -3 -4 इस तरीके से इधर चलते हैं। यानी कि अब जो ईसा पूर्व होगा वो 1 ईसा पूर्व, 2 ईसा पूर्व, 3 ईसा पूर्व इधर बढ़ेगा, और इधर क्या होगा, इस तरीके से चीज़ें समझने का प्रयास करें। ठीक है, अब इधर 1 प्लस में होगा 1 2 3 ईस्वी, 4 ईस्वी, 5 ईस्वी, और 2024 ईस्वी समय चल रही है, यानी 2024 ईस्वी हो चुके हैं ईसा मसीह के जन्म के। ये होता है, ऐसे ही विक्रमादित्य, ऐसे ही अन्य चीज़ों के, मतलब अन्य लोगों के, उनके जो नाम पर एक प्रकार संवत चले वो ऐसे ही बनाए जाते थे। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो ये प्रश्न आपका हो गया, बेसिकली ये लघु उत्तरीय का प्रश्न था। आगे देखते हैं, अगला लघु उत्तरीय का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। दूसरा प्रश्न, गुजरात के चालुक्य यानी सोलंकी वंश का संक्षिप्त इतिहास लिखिए। देखिए, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय जो प्रश्न होते हैं वो लगभग एक ही जैसे होते हैं। ठीक है, तो ये लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय जो क्वेश्चंस होते हैं वो लगभग एक ही जैसे होते हैं, लेकिन इसमें जो लघु उत्तरीय होते हैं उनमें कम लिखना होता है, 150-200 शब्दों में आपको काम चला लेना होता है, और जो दीर्घ उत्तरीय होते हैं उनमें थोड़ा सा आपको 400-500 शब्दों में आपको लिखना होता है, यानी कि लगभग 3 से 4 पेज में लिखना होता है। इसको 2 पेज में आप लिख सकते हैं। चलें, गुजरात के चालुक्य यानी सोलंकी वंश का संक्षिप्त इतिहास बताएं। चालुक्य अथवा सोलंकी अग्निकुंड से उत्पन्न राजपूतों में से एक थे, यानी जो राजपूतों की उत्पत्ति को लेकर के अग्निकुंड का सिद्धांत फेमस है, या जो अग्निकुंड से राजपूत निकले थे उसी से एक प्रकार से क्या है, उसी से उत्पन्न, मतलब उन्हीं में से एक थे। कौन? चालुक्य वंश के शासक या सोलंकी वंश के। अब चालुक्य वंश बोलो चाहे सोलंकी वंश बोलो, बात एक ही है। ठीक है, क्या बोलो भैया, आप चाहे उसी को चालुक्य वंश बोलो चाहे उसी को सोलंकी वंश बोलो, बात एक ही है। राजपूतों से उत्पन्न माने जाते हैं। इनकी उत्पत्ति भी विवादास्पद है, मतलब विद्वानों में मतभेद रहा है, क्योंकि एग्जैक्ट जानकारी जो है किसी पुस्तक में या जो मिलती भी है वो उसमें कुछ ना कुछ त्रुटियां हैं, अगर उसका शोध करते तो उसमें कुछ ना कुछ कमियां जरूर आ जाती हैं, इसीलिए इसमें विवादास्पद है या विवाद का प्रश्न ये रहा है। बाढ़नगर प्रशस्ति में इस वंश की उत्पत्ति ब्रह्मा के कमंडल से बताई गई है, यानी एक बाढ़नगर नाम की प्रशस्ति है, लेख है, उसमें जो है जो सोलंकी वंश की उत्पत्ति है, चालुक्य वंश की उत्पत्ति, वो बताया जाता है कि ब्रह्मा के कमंडल से इसकी उत्पत्ति हुई है। ठीक है, इस वंश ने लगभग 350 वर्ष तक शासन किया। 350 साल तक गुजरात पर शासन किया। किसने? सोलंकी वंश ने, या फिर जिसको आप चालुक्य वंश कहते हैं। चालुक्य वंश का संस्थापक जो था उसका नाम था मूलराज। तो चालुक्य वंश के संस्थापक कौन थे भैया? मूलराज थे। इस वंश की स्थापना मूलराज ने कब करी थी? 941 ईस्वी में करी थी। कब करी थी? 941 ईस्वी में मूलराज ने चालुक्य वंश की स्थापना करी थी गुजरात के। उसकी राजधानी थी अनहिलवाड़ा। अनहिलवाड़ा एक प्रकार से राजधानी बनाया इसने, किसने? मूलराज ने। उसने सौराष्ट्र तथा कच्छ के शासक को परास्त किया था। कच्छ और सौराष्ट्र जो एक प्रकार से महाराष्ट्र और गुजरात वाला एरिया है, वही एरिया एक प्रकार से वहाँ के जो शासक थे उनको पराजित करके अपने साम्राज्य में उनके राज्य को मिला लेता है। आबू के परमार शासक धरणी वाराह जो थे उनको भी परास्त किया था। किसने? इसने। क्या नाम है, मतलब ये क्या नाम है? मूलराज ने। ठीक है, किंतु उसे परमार वंश के एक शासक थे वाकपति मुंज और चहमान शासक थे विग्रहराज द्वितीय। विग्रहराज द्वितीय भी बड़ा प्रतापी शासक है, और चहमान वंश मतलब परमार वंश के जो मुंज शासक है, मतलब वाकपति मुंज जो परमार वंश के शासक थे उसने भी मूलराज को पराजित किया था, और चहमान वंश के जो शासक थे विग्रहराज द्वितीय, इन्होंने भी मूलराज को पराजित किया था। ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है,
और संभवतः विग्रहराज के विरुद्ध अभियान में वह वीरगति को प्राप्त हुआ था। मूलराज को एक प्रकार से विग्रहराज द्वितीय के विरुद्ध जब युद्ध लड़ रहे थे, चहमान वंश के शासक थे, चालुक्य वंश के। चालुक्य और चहमानों में वास्तव में झगड़ा होता रहता था। तो चालुक्य वंश के शासक थे एक प्रकार से मूलराज। मूलराज को एक प्रकार से पराजित किसने किया? चहमान वंश के शासक किसने? विग्रहराज द्वितीय ने। और इसी युद्ध में एक प्रकार से माना जाता है कि ये वीरगति को प्राप्त हुआ था मूलराज, ठीक है, और विग्रहराज ने इसको मार गिराया था, ठीक है। भीम जो था इस वंश का द्वितीय शक्तिशाली शासक हुआ। चहमान वंश का दूसरा शासक कौन सा हुआ? मतलब गुजरात के चालुक्य वंश का। चालुक्य वंश का शासक या सोलंकी वंश का शासक हुआ दूसरा भीम, ठीक है। भीम वंश का द्वितीय शक्तिशाली शासक हुआ। उसने धारा के परमार शासक भोज के विरुद्ध कलचुरी शासक कर्ण के साथ मिलकर के एक संघ बनाया था। जो कलचुरी वंश के शासक थे कर्ण, ठीक है, कर्ण और भीम इन दोनों ने मिलकर के एक संघ बनाया था। और किसके विरुद्ध? परमार वंश के शासक थे भोज, भोज परमार। भोज परमार बड़े प्रतापी शासक हैं, बड़े विद्वान शासक थे। तो उनके विरुद्ध एक प्रकार से भीम जो कि चालुक्य वंश या सोलंकी वंश का शासक था, दूसरा शासक था मूलराज के बाद में गद्दी पर बैठा भीम, इसने और कलचुरी वंश के शासक थे कर्ण, इन दोनों ने मिलकर के एक संघ बनाया था। इस संघ की संयुक्त सेनाओं ने मालवा पर आक्रमण करके धारा नगर को लूटा। धारा नगर जो इसका नगर था परमार वंश के भोज का, किंतु बाद में संघ में फूट पड़ जाती है। और उसके बाद शासनकाल की प्रमुख घटना महमूद गजनबी के द्वारा सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण था। चूँकि सोमनाथ मंदिर पर जब आक्रमण हो जाता है, उसने 1064 ईस्वी और 1093 ईस्वी तक शासन किया, ठीक है। इस तरीके से भी मतलब इस तरीके से क्या हुआ, इस वंश का भी पतन धीरे धीरे मतलब शुरू खत्म हो गया। भीम का शासनकाल बेसिकली यही था, ठीक है। इसके बाद में आप देखते हैं, इसके बाद में भीम के बाद में आता है जयसिंह, ठीक है, जो गुजरात का सोलंकी वंश है उसकी गद्दी पर। उसके बाद में कौन बैठता है? जयसिंह नाम का एक शासक है। जयसिंह जो है ये सिद्धराज, जयसिंह सिद्धराज इस वंश का प्रसिद्ध शासक हुआ। किस वंश का? गुजरात के सोलंकी वंश का। उसने धारा के परमार शासक यशोवर्मन को युद्ध में परास्त भी किया था और बंदी बना करके घर ले आया था, मतलब बंदी बना लिया था। इस विजय के उपलक्ष्य में उसने अवंतीनाथ की उपाधि धारण करी थी। किसने? यशोवर्मन को पराजित करने के बाद में जो जयसिंह सिद्धराज थे, इन्होंने अवंतीनाथ की उपाधि धारण करी थी। उसने चहमान तथा चंदेल शासकों को भी परास्त किया था। किसने? चहमान और चंदेल शासक जो थे उनको पराजित किया था। गुजरात के सोलंकी वंश के शासक किसने? उसका नाम है भैया क्या, जो है जयसिंह सिद्धराज, ठीक है। जयसिंह सिद्धराज के बाद में कुमार पाल एक प्रकार से इस वंश के शासक होते, गुजरात के सोलंकी वंश के। गुजरात के सोलंकी वंश के जो जयसिंह सिद्धराज के बाद में शासक आते कुमारपाल, इन्होंने चौहान शासक अरोड़ोराज को परास्त किया था। उसने आबू और मालवा के परमार शासकों को भी परास्त किया था। किसने? कुमारपाल ने। इस प्रकार उसने अपने वंश के गौरव को बढ़ाया। ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में आप रख सकते हैं। और शैव धर्म अनुयायी था, यानी कि भगवान शंकर की एक प्रकार से पूजा किया करता था कुमारपाल। इसके उपरांत अजयपाल और भीम द्वितीय शासक बनते हैं, ठीक है। भीम चूंकि इससे पहले एक हो चुके थे, इसीलिए दूसरे भीम आए, तो इसीलिए उनका नाम भीम द्वितीय पड़ गया। तो इसके बाद में अजयपाल यानी देवपाल के बाद में इनके बाद में क्या नाम है, कुमारपाल के बाद में अजयपाल नाम के शासक गद्दी पर बैठते हैं सोलंकी वंश गुजरात के। अजयपाल के बाद में भीम द्वितीय नाम के शासक गद्दी पर बैठते हैं। इसके समय में भीम द्वितीय के समय में मोहम्मद गौरी ने आक्रमण किया था और कुतुबुद्दीन ऐबक से वह पराजित भी हुआ था भीम द्वितीय। यह चालुक्य वंश का अंतिम शासक था। 1297 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया था। खिलजी वंश के शासक थे अलाउद्दीन खिलजी। उन्होंने एक प्रकार से इस वंश को यानी कि एक प्रकार से जो गुजरात का सोलंकी वंश था उसको अपने में मिला लिया था। जो है खिलजी वंश के शासक थे, क्या नाम है उनका? अलाउद्दीन खिलजी 1297 ईस्वी में, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। इस तरीके से ये सोलंकी वंश का पतन हो जाता है। तो सोलंकी वंश के या गुजरात के सोलंकी वंश या चालुक्य वंश का एक प्रकार से ये शासक हुए बड़े फेमस जिसमें आप लोगों ने समझा किसके बारे में, इसमें एक प्रकार से मूलराज के बारे में जाना और भी लोगों के बारे में, मूलराज, भीम प्रथम, भीम द्वितीय, ठीक है, जयसिंह, सिद्धराज, ठीक है। इसके अलावा कुमारपाल, अजयपाल, ठीक है, इन सभी के बारे में आपने जाना। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये भी आप दीर्घोत्तरीय में ही रख सकते हैं प्रश्न आपका 3 नंबर क्वेश्चन। वैसे तो और प्रश्न मैंने देख लिए हैं। भारतीय इतिहास के साहित्यिक स्रोतों की विवेचना कीजिए। साहित्यिक स्रोत यानी कि ऐसे स्रोत जो कि साहित्य यानी पुस्तकों में लिखे हुए हैं। देखिए, उत्तर भारत में हर्ष की मृत्यु 647 ईस्वी में हर्षवर्धन की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद का समय नए परिवर्तनों का समय रहा।
इसमें एक बड़े साम्राज्य वर्धन वंश की समाप्ति होती है और उसके बाद क्षेत्रीय स्तर पर अनेक राज्यों की स्थापना हो जाती है। चूँकि वर्धन वंश जो था, या जिसको पुष्यभूति वंश भी कहते हैं, उसके पतन होने के बाद में, चूँकि हर्षवर्धन इसका प्रतापी शासक था, तो हर्षवर्धन के पतन के बाद में एक प्रकार से इसमें जिसके जो राज्य थे छोटे छोटे टुकड़ों में बंट गए। यह काल पूर्व मध्यकाल भी कहा जाता है, क्योंकि इसी काल में 647 ईस्वी से लेकर के 1200 ईस्वी के अंत में भारत में मुस्लिम शासन स्थापित हो जाता है। क्योंकि मतलब हर्षवर्धन के बाद में कोई उतना प्रतापी शासक हिंदू धर्म में मेरे हिसाब से नहीं रहा होगा। ठीक है, तो 647 से 1200 ईस्वी का जो समय काल है, ये संघर्षों का समय काल है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ होती हैं। देखा जाए तो संपूर्ण भारत में एक राजनीतिक शक्ति नहीं थी इस दौरान। 647 ईस्वी से लेकर के 1200 ईस्वी का समय काल जो है, यहाँ पर कोई एक राजनीतिक शक्ति नहीं थी, परंतु क्षेत्रीय स्तर पर राज्य और प्रशासन का विकास यहाँ पर हो रहा था। इस काल में ब्राह्मी प्रकृत यानी संधि काल था। ब्राह्मी भाषा और प्रकृति भाषा, इन दोनों का एक प्रकार संधि काल था। इसकी समाप्ति और हिंदी, देवनागरी, संस्कृत भाषा लिपि का विकास हो रहा था। यानी कि इस समय आप देखते हैं, ये वही समय काल है जिस दौरान जो है अपभ्रंश और अवहट्ट भाषाओं का विकास के साथ साथ हिंदी के भी पुट आपको देखने को मिलने लगे थे। और इस समय एक प्रकार से संस्कृत और हिंदी, देवनागरी, मतलब हिंदी भाषा और देवनागरी लिपि का विकास भी हो रहा था। इससे आगे बढ़ करके अनेक क्षेत्रीय भाषाओं की लिपि और साहित्यिक भी विकास होना शुरू हो गया था। ये वो दौर था। इस काल के साहित्यिक स्रोतों में अनेक प्रकार के राजकीय प्रशस्तियाँ जो राजा लोग लिखवाते थे वो प्राप्त होती हैं, जिसमें बाणभट्ट की हर्षचरित, बाणभट्ट नाम के एक विद्वान है जो कि हर्षवर्धन के दरबार में रहा करते थे। हर्षवर्धन को लेकर के इन्होंने हर्षचरित लिखा, जिसमें राज्यवर्धन, राजश्री और हर्षवर्धन के बारे में और प्रभाकर वर्धन के बारे में, जो कि इनके पिताजी हैं, उन सभी के बारे में जानकारी मिलती है। कादम्बरी, ये भी रचना एक प्रकार से बाणभट्ट की है, इसमें भी जानकारी मिलती है। अत्यधिक महत्व है इन दोनों रचनाओं का। कन्नौज के इतिहास के लिए वाकपति मुंज के द्वारा लिखा गया ग्रंथ है गौड़वहो, जो कि प्राकृत भाषा में है। कल्हड़ की रचना राजतरंगिणी, ये बड़ी फेमस है। प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ इसको मानते हैं इतिहास का, कल्हड़ की राजतरंगिणी को, चूँकि इसमें तथ्यात्मक जानकारी, सुटेबल जानकारी और उचित जानकारी दी गई है। जिसमें कश्मीरी लेखक ने प्राचीन काल में 12वीं शताब्दी तक के कश्मीर के क्रमबद्ध इतिहास का विवरण दिया है एक सिस्टमेटिकल वे में। यह पुस्तक आधुनिक इतिहास नियमों के आधार पर लिखी गई पुस्तक एक प्रकार से मानी जाती है। कौन? कल्हड़ की राजतरंगिणी। तो वो बड़ी फेमस रही है साहित्यिक स्रोतों के दृष्टिकोण से अगर देखें तो। ठीक है, इसके अलावा यह काल जो रहा है खास करके 647 से लेकर के 1200 ईस्वी तक का जो समय काल रहा इतिहास का, इस काल में राजपूत काल इसको भी कहते हैं, क्योंकि इसमें राजपूतों का बोलबाला था, क्योंकि इसमें अनेक नवीन राजपूत वंशों का अस्तित्व दिखाई पड़ता था। इसमें कई राजा और उनके दरबारी विद्वान उच्च कोटि की प्रतिभा रखते थे। प्रतिहार वंश के शासक के संरक्षित विद्वान खास करके राजशेखर, उनकी रचना है कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा, विदुषाल भंजिका, बाल रामायण, भुवन कोश, हरविलास, ऐसे तमाम प्रकार के ग्रंथ लिखे जो एक प्रकार से प्रतिहार वंश के शासक थे। मतलब प्रतिहार वंश के शासकों के यहाँ पर रहते थे राजशेखर नाम के विद्वान। उन्होंने एक प्रकार से तमाम प्रकार की रचनाएं लिखी, कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा, बाल रामायण, विदुषाल भंजिका, भुवन कोश, हरविलास। ये सब अप्रतिम ग्रंथ हैं इनकी रचना करी, जो कि इतिहास के बारे में हमको जानकारी देते हैं, यानी कि ये साहित्यिक स्रोत के रूप में आप लिख सकते हैं। इसके बाद में गढ़वाल वंश की बात की जाए तो गढ़वाल वंश के सर्वाधिक प्रतापी शासक थे गोविंद चंद। गोविंद चंद के प्रधानमंत्री थे प्रसिद्ध विद्वान उस समय के लक्ष्मीधर। उन्होंने समाज, राजनीति और भारतीय संस्कृति पर तमाम प्रकार के ग्रंथ लिखे, जिनमें सबसे फेमस ग्रंथ है कृत्यकल्पतरु नाम का ग्रंथ लिखा, जिसमें 14 कांड में एक प्रकार से 14 कांडों में राजा के कर्तव्यों का और विधि निर्माण यानी कानून कैसे बनाया जाता है, राजा को कैसे क्या काम करना चाहिए, ये सब रचनाएं लिखी। तो ये थे एक प्रकार से गोविंद चंद के प्रधानमंत्री जो है प्रसिद्ध विद्वान लक्ष्मीधर, जिन्होंने एक प्रकार से राजनीति और भारतीय संस्कृति पर रचना लिखी, कृत्यकल्पतरु। ठीक है, इसके अलावा मेरतुंग की प्रबंध चिंतामणि, मेरतुंग नाम के एक विद्वान है, उनकी रचना है प्रबंध चिंतामणि। इस प्रबंध चिंतामणि में भी गढ़वाल शासक जयचंद के शासनकाल की घटना का विवरण मिलता है। जो जयचंद के बारे में जानकारी मिलती है, पृथ्वीराज चौहान के एक प्रकार प्रतिद्वंदी जो थे, ठीक है, उन्हीं की पुत्री थी, उनसे पृथ्वीराज चौहान एक प्रकार से उनको भगा ले आए थे। ठीक है, मतलब उनको उनके साथ विवाह करे था, प्रेम करते थे, आप देखे होंगे मूवी में दिखाया भी गया है। तो वो चीज़ें चाहमान वंश के इतिहास पर जयानक का लिखा हुआ पृथ्वीराज विजय, जयानक नाम के विद्वान थे जिन्होंने पृथ्वीराज विजय पुस्तक लिखी, जो कि चाहमान वंश के बारे में डिटेल में जानकारी देता है, एक महाकाव्य है। इसके अलावा जैन मुनि थे नयन चंद सूरी,
नयनचंद सूरी की रचना है हम्मीर महाकाव्य, और चंद्रबरदाई नाम के एक विद्वान है जिनकी रचना है पृथ्वीराज रासो। ठीक है, ये सब ग्रंथ जो है चहमान वंश के इतिहास पर प्रकाश डालते हैं। तो ये सब बड़े फेमस ग्रंथ हैं। परमार वंश के इतिहास पर पद्मगुप्त और नौशाह नौशाह सांक चरित उपयोगी ग्रंथ माने जाते हैं। इसमें मुंज, वाकपति मुंज और सिंधु राज के काल के समाज और संस्कृति का अच्छा ज्ञान होता है। इसके अलावा परमार वंश के प्रसिद्ध शासक भोज जो थे, भोज परमार, इन्होंने विभिन्न विषयों पर अनेक महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना स्वयं भी करी। तो ऐसे तमाम प्रकार के ग्रंथ हैं जो कि अपने अपने समय में लिखे गए हैं, जो कि इतिहास के बारे में हमको उस समय की जानकारी देते हैं। चंदेल वंश के इतिहास पर राजशेखर का रचना जो प्रबंध कोश है, और कृष्ण मित्र का प्रबंध चंद्रोदय जो है। इसके अलावा चेदी चंदेल संघर्ष प्रबंध कोश, प्रबंध में चंदेल शासक मदन वर्मन, पृथ्वीराज रासो, और आल्हा खंड में चहमान शासक पृथ्वीराज तृतीय और चंदेल शासक परमर्दी देव वर्मन के संघर्ष की कथा भी आपको मिलेगी इन सभी पुस्तकों में। कुल मिलाकर के गुजरात के सोलंकी या चालुक्य वंश के इतिहास पर जैन लेखकों की पुस्तक से अच्छा प्रकाश पड़ता है। इसमें हेमचंद्र सूरी जो हैं उनका लिखा हुआ ग्रंथ है द्वयाश्रय काव्य। मेरुतुंग की रचना है प्रबंध चिंतामणि। सोमेश्वर नाम के लेखक की रचना है कीर्ति कौमुदी। ठीक है, ये सब महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जो कि सोलंकी वंश के बारे में भी जानकारी देती हैं। कुल मिलाकर के ये सब एक प्रकार से पुस्तकें ये साहित्यिक स्रोत के रूप में उपलब्ध होती हैं, जो कि 647 से लेकर के 1200 ईस्वी तक के इतिहास के बारे में विवरण प्रस्तुत करती हैं, जानकारी देती हैं। ठीक है, द्वयाश्रय काव्य ही कुमारपाल चरित के नाम से प्रसिद्ध हुआ बाद में आकर के। इस तरीके से ये साहित्यिक स्रोतों के बारे में कुछ जानकारी थी जो मैंने आपको बताई। ये सभी पुस्तकें हैं, एक बार डिटेल में फिर से आप इनको पढ़ लीजिएगा। बाकी आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। एक बार वीडियो को लाइक और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ऐसे ही लगातार वीडियोस मैं आपको देता रहता हूं, ठीक है, और देता भी रहूँगा। तो परेशान बिल्कुल भी आपको नहीं होना है किसी भी मुद्दे को लेकर के। ठीक है, ठीक है, चलें आगे समझने का प्रयास करते हैं और चीज़ों को बहुत ही बारीकी के साथ जानने का प्रयास करते हैं। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अगला नंबर ये लघु उत्तरीय का प्रश्न है। अगला क्वेश्चन आ चुका है कि भोज परमार अपने वंश का प्रतापी शासक था, स्पष्ट करें। भोज परमार के बारे में हमेशा ये प्रश्न पूछा जाता है। बिल्कुल प्रतापी शासक था। मालवा का राजा भोज परमार वंश का सबसे प्रतापी शासक था। वह एक वीर था, योद्धा था, योग्य था और शासक भी था। यानी कि एक वीर, साहसी, योग्य और योद्धा शासक था। उच्च कोटि का विद्वान भी था भोज परमार। खुद भी रचनाएं भी लिखी हैं भोज परमार ने। उसने चालुक्यों को पराजित किया तथा कोंकण और नाडोल पर अधिकार भी किया। किसने? भोज परमार ने। उसने ज्योतिष विज्ञान, व्याकरण, धर्म, औषधि, इन सभी पर अनेक ग्रंथ भी लिखे। किसने? भोज परमार ने। ठीक है, जिनमें से जो है कूर्म शतक नामक ग्रंथ बहुत प्रसिद्ध हुआ है इसका, भोज परमार का। वह विद्वानों का आश्रयदाता भी था, चूँकि विद्वान लोग ही विद्वानों की कदर कर पाते हैं। जो व्यक्ति एक प्रकार से विद्वान होता है वही दूसरे विद्वानों की एक प्रकार से कदर कर पाता है। तो एक प्रकार से ये विद्वान भी था, तो इसने विद्वानों को एक प्रकार से आश्रय दिया। राजशेखर नाम के कवि, माघ, महाकवि माघ और राजशेखर संस्कृत के बड़े विद्वानों में से नाम आता है इनका। ये सब इसी के दरबार में रहा करते थे। ठीक है, इनकी शोभा बढ़ाते थे दरबार की। वह एक महान निर्माता था। उसने भोपाल के दक्षिण में भोजराज नामक नगर बसाया था। उसके पास एक झील का निर्माण करवा, मतलब उसने एक झील का निर्माण भी करवाया था उसके पास, जो एक प्रकार से जो भोजराज नामक नगर बसाया था उसके बगल में एक झील का निर्माण भी इसने करवाया था महाराजा भोज ने। उसने धार में संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना भी करवाई थी, तमाम वेधशालाएँ बनवाई। वह एक जो है प्रजावत्सल शासक के रूप में भोज परमार माना जाता था। अपनी प्रजा की नैतिक यानी मोरल और भौतिक यानी फिजिकल उन्नति के लिए सदैव प्रयत्नशील रहता था भोज परमार। भोज एक प्रजावत्सल शासक, धर्म रक्षक शासक, विद्वान, शिक्षा शास्त्री तथा निर्माता के रूप में आज भी याद किया जाता है। बिल्कुल याद किया जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो भोज वो शासक था। ठीक है, इसके बाद आगे चीज़ों को बढ़ने का प्रयास करते हैं। ठीक है, चलें आगे। तो भोज के बारे में हो गया। इसके बाद में हम चर्चा करेंगे पाल के बारे में। देखिए, पाल कौन थे और पाल वंश का जो एक प्रकार से महानतम शासक हैं उनके बारे में आप क्या जानते हैं। देखिए, पाल कौन थे, पाल वंश का महानतम शासक आप किसको मानते हैं? तो राजपूत युग में उत्तरी भारत के अन्य भागों से कई दूसरे राजवंशों के भी राज्यों का उदय हुआ है। इसमें बंगाल के पाल वंशी शासक जो हैं उनका मुख्य स्थान रहा है। बंगाल में पालों की उत्पत्ति हुई।
पालों की उत्पत्ति के विषय में न्यून अधिक सामग्री उपलब्ध है। न्यून अधिक मतलब कि कम से कम जानकारी मिलती है, उससे उनके विषय में कोई स्पष्ट ज्ञान नहीं हो पाता पालों के बारे में कि एक प्रकार से पालों की उत्पत्ति कहाँ से हुई या पाल कहाँ से आए। ऐसा प्रतीत होता है महोदय कि बंगाल में पालों की उत्पत्ति के विषय में यह विश्वास था कि वे किसी हीन कुल में हुए थे अथवा किसी अप्रशस्त विवाह से एक प्रकार से उनकी बात हुई। मतलब कि ऐसे मतलब वो ऐसे पालों की उत्पत्ति का कोई विशेष एक प्रकार से जानकारी नहीं मिलती है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि इनकी उत्पत्ति अचानक हुई या किसी हीन कुल में थे और अचानक से आकर के इनका एक प्रकार से चीज़ें हो गई। डॉक्टर विशुद्धानंद पाठक जी बड़े विद्वान आदमी माने जाते हैं। उन्होंने कहा कि असंभव नहीं कि अपने कुल के बड़प्पन में विश्वास न होने के कारण ही पाल शासक बौद्ध धर्म की ओर उन्मुख हुए हों। यानी बौद्ध धर्म के लोग वही मतलब बौद्ध धर्म में पाल शासक चूँकि बौद्ध धर्मी थे और इसलिए बौद्ध धर्म में इसलिए गए चूँकि एक प्रकार से हो सकता है उनको वो अधिकार हिंदू धर्म में ना मिल रहा था, चूँकि वो एक प्रकार से निम्न कास्ट के रहे होंगे, या ऐसा प्रतीत करते हैं या ऐसा बताते हैं विशुद्धानंद पाठक जी। जो जन्म नहीं अपितु कर्म से किसी को बड़ा अथवा छोटा मानता था, किंतु धीरे धीरे जब वे अपने समय की एक प्रमुख राजनीतिक सत्ता बन गए तो क्षत्रिय मान लिए गए। ठीक है, राष्ट्रकूट और हैहय जैसे तत्कालीन शक्तिशाली राज परिवारों से उनका विवाह संबंध भी होने लगा धीरे धीरे, और इस तरीके से वो क्षत्रिय कुल से संबंधित हो गए और उनका भी एक प्रकार से राज्य कार्य में एक प्रकार से योगदान होता चला गया। जो है पाल वंश के शासकों में देवपाल जो है बड़ा प्रतापी शासक माना जाता है। देवपाल की अगर बात की जाए महोदय तो देवपाल पाल वंश का सबसे प्रतापी शासक देवपाल था, या धर्मपाल के बाद में शासक बना था। धर्मपाल ये भी शासक हैं, तो उनके बाद में देवपाल गद्दी पर बैठा। मुंगेर, बादाल और भागलपुर ये अभिलेख हैं। इन अभिलेखों से ज्ञात होता है कि देवपाल जो था वो पाल वंशी शासकों में सबसे बड़ा विजेता था, सबसे प्रतापी शासक था देवपाल। अपने पराक्रम से देवपाल ने पूरे उत्तरी भारत में पाल सत्ता की धाक कायम कर रखी थी। पाल राज सत्ता का विस्तार किया था, मतलब पाल राज की सत्ता का विस्तार किसने किया तो देवपाल ने ही किया था। उसने कामरूप नाम का स्थान है, मालवा, बिंध और कलिंग, इन सभी साम्राज्य को विस्तारित किया, मतलब अपने आप में मिला लिया। उसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। बौद्धों को खूब दान दिया देवपाल ने। इसी आधार पर डॉक्टर बीपी सिन्हा ने ठीक ही कहा है कि देवपाल जो है पाल वंश का महानतम शासक था। किसने कहा है? देवपाल पाल वंश का महानतम शासक था। डॉक्टर बीपी सिन्हा ने कहा है देवपाल वाज द ग्रेटेस्ट इम्पेरियर ऑफ द पाल डायनेस्टी। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। किसने कहा इसको? इस बात को कहा भैया किसने? इस बात को कहा देवपाल ने। ठीक है, आगे चीज़ों को समझने का प्रयास करते भाई। चले, नागभट्ट द्वितीय की उपलब्धियां बताएं। नागभट्ट द्वितीय जो हैं बड़े फेमस शासक हैं और वत्सराज के पुत्र थे। ये योगराज मतलब कि ये क्या नाम है इनका, वत्सराज का पुत्र था नागभट्ट द्वितीय। ठीक है, नागभट्ट द्वितीय की अगर बात करें हम, बड़ा प्रतापी शासक हुआ, बहुत ही विद्वान शासक था नागभट्ट द्वितीय। ठीक है, वत्सराज नाम के शासक थे, उन्हीं का योग्य पुत्र था, उत्तराधिकारी था नागभट्ट द्वितीय। किसका उत्तराधिकारी था? वत्सराज का। चूँकि वत्सराज इनके पिताजी का नाम है नागभट्ट द्वितीय के, तो ये भी बात ध्यान रखेंगे। कट्टर साम्राज्यवादी था, साम्राज्य को विस्तार मतलब साम्राज्य विस्तार करना चाहता था, साम्राज्यवादी विचारक था, कट्टर था, ये बात भी ध्यान रखेंगे। कानकुब्ज पर अधिकार जमाया था इसने सबसे पहले, और अपनी राजधानी अवंती से हटा करके कन्नौज में स्थापित करी थी। किसने? तो अवंती से राजधानी हटाया था और कन्नौज में स्थापित करा था। किसने? नागभट्ट द्वितीय ने। नागभट्ट द्वितीय बड़ा प्रतापी शासक है बेसिकली। ठीक है, नागभट्ट द्वितीय की अगर बात की जाए, नागभट्ट द्वितीय बड़ा प्रतापी शासक रहा। और नागभट्ट द्वितीय की बात करें तो और भी जानकारी इसके बारे में आपको मैं बताने का प्रयास करूंगा। ठीक है, अच्छा, और भी जो मॉडल पेपर होंगे उसमें मैं और चीज़ों के बारे में आपको चर्चा करता रहूँगा। जैसे केवल इसी को पढ़ लेने से आपका कल्याण नहीं होने वाला है, मतलब कि ये है कि भाई यहाँ से जो प्रश्न पिछले वर्ष परीक्षा में पूछे गए थे उन्हीं को मैंने इसमें रखा है, जो कि बड़े फेमस हैं, तो उनके बारे में मैं चर्चा करता रहूँगा। इसमें परेशान आपको नहीं होना है। ठीक है, और भी प्रश्न है तो और भी मॉडल पेपर इसके मैं दूँगा। ठीक है, चले,
तो उसने कानकुब्ज पर अधिकार जमाया और अपनी राजधानी अवंती से हटा करके कन्नौज कर लिया। किसने? नागभट्ट द्वितीय ने। उसका राज्यारोहण जो हुआ था वो 800 ईस्वी के आसपास एक प्रकार से गद्दी पर बैठा। उसके राजनीतिक जीवन में अनेक उतार चढ़ाव आए। राष्ट्रकूटों के आक्रमणों के रूप में दक्षिण का प्रबल प्रतिरोध होते हुए भी वह अंततः अपनी राजनीतिक सत्ता के विस्तार में सफल रहा। मतलब राष्ट्रकूटों के आक्रमण होते रहे फिर भी उसको डगमग नहीं कर पाए। ठीक है। इसके अलावा उसकी सैनिक उपलब्धियों का वर्णन मिहिर भोज, सैनिक उपलब्धियां उसकी जो मिलती हैं कि भाई जो नागभट्ट द्वितीय था इसकी सैनिक उपलब्धियों के बारे में कहाँ जानकारी मिलती है? एक प्रशस्ति थी, मिहिर भोज नाम के एक शासक थे, उन्हीं की प्रशस्ति थी, ग्वालियर प्रशस्ति, उससे प्राप्त होता है। उसने आंध्र, सिंध, विदर्भ और कलिंग इन सभी राजाओं को अधीन कर लिया था अपने, यानी आंध्र के राजा, सिंध के राजा, विदर्भ के राजा और कलिंग के राजा, ये सब एक प्रकार से किसके अधीन थे? नागभट्ट द्वितीय के अधीन थे। और कन्नौज में चक्रायुध को हराया था इसने। ठीक है। चक्रायुध जो आयुध वंश के शासक थे, चक्रायुध को हराया था किसने? मतलब कि इन्होंने, क्या नाम है? नागभट्ट द्वितीय। ठीक है। आगे बढ़ करके गौड़ नृपति थे धर्मपाल, उनको परास्त भी किया था। बलपूर्वक आनर्थ, मालवा, किरात, तुर्रुक, वत्स और मत्स्य के पर्वतीय दुर्गों को भी छीन लिया था। ये जो पर्वत के किले थे बड़े बड़े, इन किलों पर भी अपना कब्जा कर लिया था नागभट्ट द्वितीय ने। उसके विपरीत राष्ट्रकूट अभिलेखों से ज्ञात होता है कि समकालीन राष्ट्रकूट शासक थे उस समय गोविंद तृतीय। गोविंद तृतीय भी प्रतापी शासक था, उसने उसे करारी मात दी थी। यानी गोविंद तृतीय जो राष्ट्रकूट वंश का शासक था, उसने एक प्रकार से, गोविंद तृतीय राष्ट्रकूट वंश का शासक था, उसने जो है नागभट्ट द्वितीय को पराजित किया था, करारी मात दी थी। और जिस प्रकार उसके पिता ध्रुव ने वत्सराज के साम्राज्य स्वप्नों को एक बार चकनाचूर कर डाला था, उसी प्रकार गोविंद ने भी उत्तर भारत की राजनीति में हस्तक्षेप करके नागभट्ट की महत्वाकांक्षी योजनाएं जो थी उनको शीघ्र पूर्ति, मतलब उसकी जो है पूर्ति में बाधा पहुंचाई। यानी कि कहीं ना कहीं पे जो नागभट्ट द्वितीय चाहता था, जो एक प्रकार से चाहता था, उसमें बाधा पहुंचाने का काम किसने किया? गोविंद तृतीय ने किया। और ठीक इससे पहले एक प्रकार से ध्रुव जो कि एक प्रकार से, जिस प्रकार उसके पिता, किसके पिता? गोविंद तृतीय के पिता ध्रुव ने वत्सराज के साम्राज्य को एक प्रकार से नष्ट किया था, क्योंकि वत्सराज के ही पुत्र थे जो है नागभट्ट द्वितीय। वत्सराज को एक प्रकार से जिस तरीके से ध्रुव ने एक प्रकार से पराजित किया था, ध्रुव ने जिस प्रकार से वत्सराज के साम्राज्य के जो स्वप्न थे, जो उसने सोचा था, उसको पराजित किया था, ठीक उसी तरीके से ध्रुव का लड़का था गोविंद तृतीय और वत्सराज के लड़के थे कौन? नागभट्ट द्वितीय। दोनों के बीच में फिर संघर्ष होता है और उसके बाद में फिर से एक प्रकार से कहीं ना कहीं पे ध्रुव का लड़का, यानी कि जो नागभट्ट द्वितीय हैं, उनको एक प्रकार से ध्रुव के पुत्र खास करके जिनका नाम था गोविंद तृतीय, उन्होंने पराजित किया। ठीक है। गोविंद तृतीय को अपने पिता की ही भांति दक्षिण लौटना पड़ा। ठीक है, लौटना पड़ा। कारण यह था कि मतलब चूंकि इसने पराजित कर दिया था, लेकिन फिर चूंकि उसको दक्षिण जाना था, गोविंद तृतीय दक्षिण का शासक था, अपने मूल क्षेत्रों में इतनी दूर उत्तर में वह बहुत दिनों तक टिक नहीं सकता था। गोविंद तृतीय के चले जाने के उपरांत नागभट्ट द्वितीय ने चक्रायुध पर आक्रमण किया और नागभट्ट ने चक्रायुध को अपदस्थ करके कन्नौज पर अधिकार फिर से कर लिया। ठीक है, मतलब कि अधिकार कर लिया। वहाँ के प्रथम गुर्जर प्रतिहार सम्राट की भांति परम भट्टारक, महाराजाधिराज, परमेश्वर उपाधियां भी धारण करी। तो गुजरात के प्रतिहार वंश का शासक था नागभट्ट द्वितीय। इसने जब फिर से गद्दी पर बैठा तो इसने उपाधि क्या धारण करी? उपाधि धारण करी परम भट्टारक, महाराजाधिराज, परमेश्वर, ये उपाधियां धारण करके गद्दी पर बैठा। कौन? नागभट्ट द्वितीय। ठीक है। अब नागभट्ट ने धर्मपाल के बिहार वाले क्षेत्र में आगे बढ़ने, चूँकि धर्मपाल उस समय पाल वंश के शासक थे, नागभट्ट द्वितीय प्रतिहार वंश का शासक था, गुर्जर प्रतिहार वंश का। अब नागभट्ट द्वितीय अपना पैर पसारने की बात और सोच रहा था कि हम कैसे कैसे और आगे बढ़ें। तो नागभट्ट ने धर्मपाल के जो बिहार वाले इलाके थे, जो कि चूँकि बंगाल और बिहार का इलाका बगल बगल पड़ता है, तो बंगाल का जो एक शासक थे, बांग्लादेश पश्चिम बंगाल के आसपास के एरिया के जो पाल वंश के शासक थे धर्मपाल, तो उन्होंने एक प्रकार से उनके जो बिहार वाले क्षेत्र थे उन पर नागभट्ट द्वितीय एक प्रकार से कब्जा करने का प्रयास किया और आगे बढ़ करके धर्मपाल को ललकारा कि आओ भाई युद्ध करो। ग्वालियर प्रशस्ति जो है, प्रशस्ति मतलब जो लेख है एक प्रकार से ग्वालियर प्रशस्ति के अनुसार बंग का राजा, बंग मतलब कि बंगाल का राजा जो था उसी को बंग का राजा धर्मपाल था। अपने हाथियों, घोड़ों और रथों के साथ
काले घने बादलों के अंधकार की तरह आगे बढ़कर के उपस्थित हुआ, यानी कि उसने ललकार को स्वीकारा। उसने कहा आओ, किसमें कितना दम है देख लेते हैं, जोर कितना बाजुए कातिल में है। ठीक है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में। इस तरीके से जो गुजरात मतलब कि जो एक प्रकार से पाल वंश का शासक था धर्मपाल, वो हाथी घोड़ा और लेकर के निकला। काले काले बादल उस समय घने छाए हुए थे, मैदान में निकला, आओ भाई लड़ दे। नागभट्ट द्वितीय भी एक प्रकार से इधर से निकला, किंतु त्रिलोकों को प्रसन्न करने वाला नागभट्ट उगते हुए सूर्य की तरह उस अंधकार को काटने में सफल रहा। यानी कि एक प्रकार से जो नागभट्ट द्वितीय था, इसने मतलब नागभट्ट द्वितीय जो था, इसने एक प्रकार से चूंकि ये और ज़्यादा प्रतापी था, तो इसने पाल वंश के शासक जो धर्मपाल थे उनको एक प्रकार से दौड़ा, मतलब कि उनको खदेड़ दिया, यानी उनको हरा दिया कहीं ना कहीं पे। ठीक है, तो उनको हराने में सफल रहा। और उसके बाद में 833 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो जाती है नागभट्ट द्वितीय की। इस तरीके से ये एक प्रकार से नागभट्ट द्वितीय के बारे में कुछ चीज़ें रहीं जो उसकी उपलब्धियों के बारे में मैंने आपको बताया। आगे देखते हैं, मिहिर भोज नाम के एक शासक हैं, वो भी बड़े विद्वान आदमी थे। मिहिर भोज, मिहिर भोज की उपलब्धियों के बारे में कुछ आपसे पूछा जा रहा है, इसके बारे में बताने का प्रयास करें। देखिए, मिहिर भोज की अगर बात की जाए तो ये भी बड़े प्रतापी शासक हुए हैं। ठीक है, एक बार फटाफट से आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इस तरीके की वीडियोज़ मैं लगातार देता रहता हूँ। ठीक है, मिहिर भोज की उपलब्धियों का उल्लेख कीजिए। मिहिर भोज कौन थे भाई? मिहिर भोज की अगर बात की जाए तो मिहिर भोज जो थे, रामभद्र की मृत्यु के उपरांत उसका उत्तराधिकारी मिहिर भोज हुआ। यानी मिहिर भोज किसके बाद में गद्दी पर बैठते हैं? रामभद्र नाम के शासक के बाद में गद्दी पर बैठते हैं मिहिर भोज। चूँकि मिहिर भोज जो थे वो उत्तराधिकारी थे रामभद्र के। 836 ईस्वी के पूर्व गद्दी पर बैठा, यानी 836 ईस्वी के आसपास गद्दी पर बैठे थे मिहिर भोज। जिस समय मिहिर भोज सिंहासन पर बैठा उस समय प्रतिहारों के परंपरागत शत्रु थे देवपाल। तो गुर्जर प्रतिहार वंश के एक प्रकार से परंपरागत शत्रु था, चूँकि देवपाल, चूँकि बंगाल वंश के शासक जो थे, पाल वंश के शासक और प्रतिहार वंश के शासक आपस में वैमनस्यता थी, युद्ध होता ही रहता था पहले से ही। तो परंपरागत शत्रु देवपाल का भी दबाव बढ़ता जा रहा था इस पर। उसने दक्षिण राजपूताना से उज्जैन होते हुए नर्मदा तक के विस्तीर्ण प्रदेश को विजित किया। किसने? मिहिर भोज ने। उसने संपूर्ण मध्य प्रदेश पर अपना आधिपत्य स्थापित किया। उत्तर में उसकी सत्ता मिहिर भोज की हिमालय के निकट तक थी, यानी हिमालय पर्वत के आसपास तक उत्तर भारत में अपना कब्जा जमा करके रखा था मिहिर भोज ने। कहा जाता है कि गौड़ नरेश देवपाल ने गुर्जर नाथ का दर्प चूर किया। दर्प मतलब जो उनका घमंड या एक प्रकार जो उनका चीज़ें थीं मिहिर वंश के, मतलब मिहिर भोज की, उसको एक प्रकार से समाप्त किया। ग्वालियर प्रशस्ति में भोज के द्वारा देवपाल की पराजय का उल्लेख मिलता है। यानी कि जो मैंने इससे पहले बताया कि जो भोज परमार थे, एक प्रकार से भोज के बारे में भी बताया नहीं था मैंने, देवपाल जो कि पाल वंश के शासक हैं, देवपाल को पराजित किया था किसने? भोज ने। ठीक है, चूँकि भोज प्रतिहार वंश के शासक थे, देवपाल पाल वंश के शासक हैं, तो भोज ने पराजित किसको किया था? देवपाल को। लेकिन इसके बाद में क्या हुआ? पूर्वाभिमुख प्रसार अवरुद्ध होने के कारण से वह दक्षिण की ओर बढ़ा। उसने राजपूताना से उज्जैन तक के प्रदेशों को रौंद डाला। सौराष्ट्र यानी गुजरात वाला एरिया तक उसका आधिपत्य हो गया था। राष्ट्रकूट ध्रुव के हाथों वह पराजित हुआ था। ठीक है, ध्रुव धारावर्ष जो थे राष्ट्रकूट वंश के शासक थे, उसके द्वारा पराजित हुआ था। परंतु राष्ट्रकूटों के आंतरिक वैमनस्य और बंगाल के देवपाल की मृत्यु के बाद उसने उत्तरी भारत में अपनी सार्वभौम सत्ता स्थापित कर ली और उसके समस्त प्रतिहार वंश का उत्कर्ष अपनी चरम सीमा पर था किस समय? मिहिर भोज के दौरान। तो मिहिर भोज एक प्रकार से बड़ा प्रतापी शासक भी था। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। मिहिर भोज, तो मिहिर भोज के बारे में इतना अगर आप लिख देंगे तो हो जाएगा। तो मिहिर भोज कुल मिलाकर के ये एक प्रकार से ये शासक हुआ 836 के बाद में। ठीक है, गुर्जर प्रतिहार वंश का शासक था। यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखेंगे आप, अगर आपको एक प्रकार से एक सब्जेक्ट आपका होता है को करिकुलर सब्जेक्ट के बारे में अगर आप पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, को करिकुलर सब्जेक्ट, तो इसका एक चैनल मैंने बनाया है को करिकुलर मास्टर नाम से। को करिकुलर मास्टर एक ऐसा यूट्यूब चैनल है जहाँ पर एक प्रकार से आपको किसके बारे में जानकारी मिलती है? को करिकुलर के बारे में। आपको को करिकुलर में क्या पढ़ना है? थर्ड सेमेस्टर में आपको पढ़ना है मानव मूल्य के बारे में, मानव मूल्य एवं पर्यावरण अध्ययन के बारे में। इसका सिलेबस मैं 1-2 दिनों में डिस्कस कर दूंगा। मानव मूल्य एवं पर्यावरण अध्ययन, ठीक है, पर्यावरण अध्ययन,
ये एक प्रकार से आपका पेपर होता है, को करिकुलर का पेपर है। इसकी अगर बात किए तो इसमें 100 क्वेश्चंस किसी किसी विश्वविद्यालय में, किसी किसी में 75 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और ये प्रश्न जो होते हैं ये एक प्रकार से ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होते हैं। किस फॉर्म में होते हैं? ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होते हैं। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखें। किस फॉर्म में होते हैं भैया? ऑब्जेक्टिव फॉर्म में क्वेश्चंस आते हैं। और आपको बताते हुए मुझे बड़ा अच्छा भी लग रहा है कि ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं हमारे द्वारा बताए गए जो मॉडल पेपर होते हैं वहाँ से हूबहू क्वेश्चन पेपर में भी प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो अगर आपको देखना है कि पेपर कैसे आते हैं तो हमारा एक प्रकार से इसी चैनल पर प्लेलिस्ट में, शुक्ला स्टडी पॉइंट की प्लेलिस्ट में ही मानव मूल और पर्यावरण के लगभग जो है 35 से 36 वीडियो जो होंगे वो एक प्रकार से प्लेलिस्ट में हैं, जिनमें से लगभग 5 से 6 यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन पेपर हैं जिनको मैंने सॉल्व करवाया है। तो आप उनको भी देख लीजिएगा कि किस तरीके के क्वेश्चन पेपर में प्रश्न आते हैं। और मॉडल पेपर भी मैंने दिए हैं और महासंग्राम वीडियो भी दिया है। अब की बार भी मैं सब कुछ दूंगा। ठीक है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर आपकी लाइव क्लास होगी को करिकुलर मास्टर यूट्यूब चैनल पर, जहाँ पर आपको चीज़ें मिलेंगी। अच्छा, इसका भी PDF वगैरह जो मिलेगा, जैसे को करिकुलर मतलब जो मानव मूल और पर्यावरण अध्ययन का है PDF, BA BSc BCom BSc जी BSc होम साइंस सभी के लिए है। तो इसका भी PDF नोट्स वही प्रोसेस है जो कोर्स वाले के लिए मैंने आपको बताया था कि मात्र 100 रुपये जो होगा आप उसमें सभी का हो जाएगा। सभी सब्जेक्ट जो भी आपका सब्जेक्ट है आप सब्जेक्ट बताएंगे, उसकी PDF वगैरह मैं देता रहूँगा और ग्रुप से आपको ऐड कर दूंगा। मात्र और मात्र 100 रुपये जो है 100 RS आपको एक प्रकार से 100 रुपये आपको एक प्रकार से देने होंगे और इसी 100 रुपये में आपका सब कुछ कर दिया जाएगा। 91 61 93 60 62 इसी पर आपको व्हाट्सएप SMS करना है। मैं बार बार इसीलिए फोर्स कर रहा हूं ताकि एक प्रकार से आप विधिवत जानकारी ग्रहण करें। आप कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि एक प्रकार से वीडियोस हमारी ढूंढ नहीं पाते हैं, उनके लिए भी आसानी होगी कि उनको प्लेलिस्ट में डायरेक्ट सेंड कर दूंगा और आप आसानी से देखते रहिएगा अपने हिसाब से जब भी आपका मन होगा। और इससे फ़ायदा ये भी आपका होगा कि आपको PDF नोट्स भी मिलेगा, तो आप नोट्स से भी पढ़ाई कर पाएंगे। यानी कि जो भी जैसे यहाँ पर मैंने पढ़ाया है पूरा का पूरा इतिहास वाला मॉडल पेपर, तो इसका PDF नोट्स आपको ग्रुप में मिल जाएगा। तो इसका ये भी आपका फ़ायदा बढ़िया है। तो अगर आपको कोर्स लेना है, हिंदी का कोर्स तो आपका मिल ही रहा है, हिंदी के साथ साथ बाकी सारे सब्जेक्ट के कोर्स आपको मिलेंगे। ठीक है, मात्र 100 रुपये में ही हर एक सब्जेक्ट की तैयारी आपकी करवाई जाती रहेगी। ग्रुप में जुड़ेंगे तो वहाँ पर आपकी विधिवत तैयारी होगी, आप हमसे डायरेक्टली जुड़ पाएंगे। PDF नोट्स मिलता रहेगा, मॉडल पेपर, महासंग्राम वीडियो, रिवीजन क्लास, सब कुछ आपको मिलती रहेगी। तो कोर्स अभी अगर ज्वाइन करेंगे तो बड़ा ही आपका ही फायदा होगा और आप डायरेक्टली हमसे जुड़ पाएंगे, ये सबसे बड़ी बात है। ठीक है, इसके अलावा आपको बता दूं इकोनॉमिक्स की क्लास आज सुबह ही हुई थी, आप लोगों ने देखा होगा। इकोनॉमिक्स का भी मॉडल पेपर मैंने दे दिया है जिसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो बताए मैंने। ठीक है, तो ये भी आप देख लीजिएगा। इकोनॉमिक्स फर्स्ट सेमेस्टर का एक प्रकार से ये था। इकोनॉमिक्स नहीं, थर्ड सेमेस्टर का कोर्स मैंने दिया है, सॉरी थर्ड सेमेस्टर का एक प्रकार से मॉडल पेपर दिया है। फर्स्ट सेमेस्टर का भी दिया है, थर्ड सेमेस्टर का। तो फर्स्ट सेमेस्टर का कल ही रात में हो गया था 8 बजे और इसकी भी क्लास हो गई थी। ठीक है, चले ये थोड़ा सा जो है मैंने इसको लगाने में थोड़ा सा क्या होगा देख नहीं पाया, यहाँ पर थर्ड सेमेस्टर था। ठीक है, ऐसे ही थर्ड सेमेस्टर फर्स्ट सेमेस्टर सबकी एक प्रकार से लेक्चर्स होते रहते हैं, तो बिल्कुल आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। शुक्ला स्टडी पॉइंट आपके साथ लगातार बना हुआ है। ठीक है, तो बिल्कुल आप टेंशन ना लें। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर करना है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।